कांग्रेस पार्टी के जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे जम्मू कश्मीर में, लाइक चौधरी लाल सिंह जी, रमन गल्ला जी, तारा चंद जी और वकार रसूल वानी जी, उनको विधानसभा के चुनाव में एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा और लाल सिंह जी और रमन गल्ला जी को लोकसभा चुनाव के बाद असेंबली इलेक्शन में भी हार का सामना करना पड़ा। तो 2002 के विधानसभा चुनाव के बाद पीडीपी जिन्होंने 16 सीटें जीती थी और कांग्रेस जिन्होंने 20 सीटें जीती थी, ये दोनों हाथ मिला लेते हैं, कहते हैं हम दोनों भाई भाई, और ये एक कोलिजन गवर्नमेंट बनाते हैं। पिछले 3 पार्लियामेंट्री चुनाव में, पिछले 3 लोकसभा चुनाव में, चाहे हम 14 का उठा लें, 19 का उठा लें या 24 का उठा लें, कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा जम्मू कश्मीर में साफ हुआ है। एक भी कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव जम्मू कश्मीर में इन 3 चुनावों में नहीं जीता। Hi everybody, this is Garam Mahajan and welcome back to our YouTube channel Combine Education। आज जम्मू कश्मीर पॉलिटिक्स से जुड़े एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम है द एंड ऑफ कांग्रेस पार्टी इन जम्मू एंड कश्मीर, या जिसको हम समझ सकते हैं द डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस पार्टी इन जम्मू कश्मीर। आज आप सुनोगे न्यूज एंकर्स में, न्यूज़पेपर्स में कई सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, राजनीतिक विशेषज्ञ एक चीज कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी का एंड हो चुका है, डिक्लाइन परफॉर्मेंस हो चुकी है कांग्रेस पार्टी की जम्मू कश्मीर में। आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे और इस टॉपिक से जुड़े कई सारे एस्पेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें कांग्रेस पार्टी का जम्मू कश्मीर में क्या रोल रहा अर्ली फेजेस में, यानी जब जम्मू कश्मीर भारत के साथ जुड़ा 26 अक्टूबर 1947 के बाद, और 1948 से लेके क्या रोल रहा कांग्रेस पार्टी का जम्मू कश्मीर में। फिर हम बात करेंगे विनिंग मूवमेंट्स ऑफ कांग्रेस पार्टी की, कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को कब कब विनिंग मूवमेंट्स आई। उसके बाद हम बात करेंगे डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस पार्टी परफॉर्मेंस इन जम्मू कश्मीर, कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से कांग्रेस की परफॉर्मेंस साल दर साल डिक्लाइन होती जा रही है, साल दर साल कम होती जा रही है। और लास्ट में हम बात करेंगे इसके रीजंस। क्या नरेंद्र मोदी जी का कोई फैक्टर है जिनके साथ इन्होंने अलायंस की है, इंडिया अलायंस बनाई है, उमर अब्दुल्ला जी, क्या उनकी वजह से कांग्रेस पार्टी डिक्लाइन हो रही है? आज की इस वीडियो में हम सभी इश्यूज के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप भी जेएंडके की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। लेट्स डाइव डीप इनटू दिस इशू। चैप्टर नंबर 1, अर्ली फेजेस। दोस्तों, अर्ली फेजेस की शुरुआत होती है जब जम्मू एंड कश्मीर भारत के साथ जुड़ा। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जी, उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करके जम्मू एंड कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया, जिसके बाद 1948 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उस समय के शेख अब्दुल्ला साहब, वो जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बने, पीएम बने। बात करेंगे कि हर राज्य में तो सीएम होता है, लेकिन क्यों जम्मू कश्मीर में पीएम था? तो देखो, उसके कई सारे कारण थे। जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता था कि हमारे भाई जम्मू कश्मीर में ना पीएम रहेगा। अब बात करेंगे कि कब वो पीएम से सीएम बने, उसके बारे में बात हम इसी वीडियो में करेंगे। तो 1948 में हमारे फारूक अब्दुल्ला साहब के पिताश्री शेख अब्दुल्ला जी बन गए जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री, और 1953 तक रूल करते रहे। बड़ा अच्छा रूल किया, एजुकेशन पॉलिसीज निकाली, रिमोट स्कूल्स की उन्होंने पॉलिसीज निकाली, लैंड फॉर्म्स की पॉलिसीज निकाली। जम्मू एंड कश्मीर में सोशल इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने काफी सारे स्टेप्स उठाए। लेकिन उनका ना कश्मीर पे जो स्टैंड था और पाकिस्तान से जिस तरह से वो वार्तालाप करते थे, उसकी वजह से उनके बीच में और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी जिसको रूल कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनके बीच में ना मतभेद होना शुरू हो गए। हालांकि नेहरू जी और शेख अब्दुल्ला जी की जो दोस्ती थी ना, उसकी मिसालें दी जाती थी कि जितनी अच्छी दोस्ती अब्दुल्ला साहब और नेहरू जी की है, उतनी किसी की नहीं है। लेकिन जब देश हित के बारे में बात आई तो 1953 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने शेख अब्दुल्ला साहब को कस्टडी में ले लिया और 11 साल तक वो कस्टडी में रहे। 11 साल यानी 1964 तक, 1953 में उनको कस्टडी में लिया गया और 1964 तक वो कस्टडी में रहे। इस पीरियड के दौरान जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स जो थी उसको कंट्रोल किया कांग्रेस पार्टी ने।
कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट मिला नेशनल कॉन्फ्रेंस का। शेख अब्दुल्ला साहब के बिना नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में तो रही लेकिन इतनी स्ट्रांग नहीं रही और बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट मिल गया कांग्रेस पार्टी को। यानी 1965 आते आते कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर पे कंट्रोल अच्छा पकड़ लिया था, अच्छी पकड़ ली थी और 1965 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया जिसके तहत जो जम्मू कश्मीर का पीएम था, प्रधानमंत्री, उसको अब सीएम कहा जाएगा, उसको अब सीएम डेजिग्नेट किया जाएगा यानी चीफ मिनिस्टर। आप समझ में आए, 1948 में शेख अब्दुल्ला क्या थे, प्रधानमंत्री, लेकिन 65 में कांग्रेस पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जिसके तहत जम्मू कश्मीर का जो पीएम है उसको अब सीएम कहा जाएगा। एक चीज क्लियर। उसके बाद 1965 में जब सीएम का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया तो जो हमारे जम्मू कश्मीर के पहले सीएम थे वो थे गुलाम मोहम्मद सईद सदिक साहब, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से आते थे, गुलाम मोहम्मद सदिक साहब। उसके बाद ईयर्स बीतते गए, समय होता गया और 1974 में शेख अब्दुल्ला जी और इंदिरा गांधी जी के बीच में वार्तालाप हुई, एक साइन हुआ ट्रीटी जिसके तहत कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में रूल कर रही थी। लेकिन जब अकॉर्ड हुआ इंदिरा गांधी जी और शेख अब्दुल्ला के बीच में तो कांग्रेस पार्टी जो रूल कर रही थी उनकी मदद से शेख अब्दुल्ला जी जम्मू कश्मीर के सीएम बन गए और 1977 में 1977 में जब जम्मू कश्मीर में फ्रेश इलेक्शन करवाए गए तो वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मेजॉरिटी सीट्स लाई और शेख अब्दुल्ला जी एक बार फिर से पावर में आए और सीएम हमारे जम्मू कश्मीर के बने। उसके बाद ईयर आया 1982 का जब शेख अब्दुल्ला जी की डेथ हुई और उसके बाद जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रेसिडेंटशिप थी यानी अध्यक्षता थी वो उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला साहब को मिली जो अभी भी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को और उसके बाद वो जम्मू कश्मीर के सीएम बने। अगली फेज को समझना बड़ा जरूरी था क्योंकि अगर हम अगली फेज को नहीं समझते ना तो हम कांग्रेस का रोल समझ नहीं पाते जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में पहले उन्होंने 11 साल तक इन्फ्लुएंस किया जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स को जब अब्दुल्ला साहब जेल में थे। उसके बाद अमेंडमेंट लाया जिसके तहत प्राइम मिनिस्टर अब चीफ मिनिस्टर के रूप में उसको देखा जाएगा और उसके बाद इंदिरा गांधी जी और अब्दुल्ला साहब के बीच में एग्रीमेंट हुआ, अकॉर्ड हुआ जिसके तहत जो सरकार थी वो कांग्रेस की थी लेकिन सीएम जो है वो अब्दुल्ला साहब बन गए। उसके बाद 77 में इलेक्शन हुए, वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मेजॉरिटी सीट्स हासिल की और सीएम एक बार फिर बने शेख अब्दुल्ला साहब और 1982 में डेथ हुई अब्दुल्ला साहब की और उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला साहब को प्रेसिडेंटशिप मिली नेशनल कॉन्फ्रेंस की। अब बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में विनिंग क्या क्या किया है, क्या क्या विनिंग मूवमेंट्स रहे हैं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी। चैप्टर 2 विनिंग मूवमेंट्स ऑफ कांग्रेस पार्टी इन जम्मू कश्मीर। दोस्तों सबसे बड़ा विनिंग मूवमेंट तो कांग्रेस पार्टी का यही था कि जम्मू कश्मीर के जो पहले सीएम थे वो कांग्रेस पार्टी के थे, गुलाम मोहम्मद सदिक साहब। क्योंकि 1965 से तो पहले जम्मू कश्मीर में जो जीतता था उसको प्राइम मिनिस्टर का दर्जा दिया जाता था, यानी प्राइम मिनिस्टर कह के उसको बुलाया जाता था। लेकिन 65 में जब अमेंडमेंट हुआ उसके बाद जो जीतता था, जो हेड बनता था गवर्नमेंट का, उसको सीएम कहा जाता था। तो पहले चीफ मिनिस्टर गुलाम मोहम्मद सईद साहब जो कांग्रेस पार्टी से आते थे। दूसरी जो मेजर अचीवमेंट थी वो थी फॉर्मेशन ऑफ अकॉर्ड गवर्नमेंट 1975 में। जैसा हमने पहले बात की कि अब्दुल्ला साहब और इंदिरा गांधी जी के बीच में एक अकॉर्ड हुई थी जिसके तहत कांग्रेस पार्टी और शेख अब्दुल्ला ने एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसके तहत शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सीएम बने थे। यहाँ पे ज्यादा सीट्स जो थी वो कांग्रेस पार्टी की थी लेकिन जो सीएम बने थे वो शेख अब्दुल्ला जी बने थे। तो यहाँ पे विनिंग मूवमेंट ये आया कि कांग्रेस पार्टी की ज्यादा सीट्स होने के बावजूद उन्होंने अकॉर्ड किया, बातचीत की अब्दुल्ला साहब के साथ और उनको जम्मू कश्मीर का सीएम बनाया। फिर बात आती है 1987 के असेंबली इलेक्शंस की। जो 1987 का इलेक्शन हुआ वहां पे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्री पोल अलायंस किया था। जिस तरह से अभी 2024 के विधानसभा चुनाव में हुआ उसी तरह से वहां पे उनकी अलायंस बनी थी और उनकी अलायंस ने मिलके 66 सीट्स जो है वो सिक्योर की। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अलायंस ने
2024 में कितनी सीट सिक्योर की है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो 87 के इलेक्शन में 66 सीटें उन्होंने सिक्योर की और अपनी सरकार बनाई, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर थे उनको सीएम बनाया गया और कांग्रेस को काफी मंत्रालय जो है वो मिले। लेकिन ये चुनाव काफी कंट्रोवर्शियल बना। इस चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में काफी अनरेस्ट का माहौल आया, टेररिज्म काफी तेजी से बढ़ा, अलगाववादी काफी तेजी से बढ़े, सेपरेटिस्ट फीलिंग्स को एराइज करने वाले लोग काफी तेजी से बढ़े, जिसके कारण जम्मू कश्मीर ना मतलब आग की लपेटों में आ गया। आग की लपेटों में आ गया इन द सेंस कि जम्मू कश्मीर में अब सिचुएशन जो है वो नॉर्मल नहीं थी। उसके बाद जो कांग्रेस की विनिंग मूवमेंट आई वो आई 2002 के लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में। 2002 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ वहां 87 सीट्स पे वो चुनाव लड़ा गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने 20 सीटें सिक्योर की, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 28 सीटें जीती और एक नई पार्टी ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो 1999 में एस्टैब्लिश हुई उन्होंने 16 सीटें जीती। स्यापा पड़ गया क्योंकि मेजॉरिटी किसी की नहीं आई। तो यहाँ पे एक कोलिजन गवर्नमेंट बनी। कोलिजन गवर्नमेंट किसकी? कांग्रेस पार्टी और पीडीपी ने हाथ मिला लिया और पीडीपी के नेता सईद मोहम्मद मुफ्ती साहब जो महबूबा मुफ्ती जी के पिताश्री हैं उनको सीएम बनाया गया। हालांकि ये अलायंस 2005 में टूट गई, जिसके बाद कांग्रेस ने अदर्स के साथ मिलकर सरकार बनाई जिसके सीएम बने गुलाम नबी आजाद साहब। लेकिन कांग्रेस की ये अचीवमेंट है कि उन्होंने 2002 में अलायंस के साथ मिलकर कोलिजन गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में बनाई थी। फिर चुनाव आया 2008 का, जहां पे कांग्रेस ने 17 सीटें जीती और इस बार फिर से कांग्रेस ने कोलिजन गवर्नमेंट बनाई जिसमें उन्होंने सहयोग किया नेशनल कॉन्फ्रेंस का। ये सरकार चली, इसके जो चीफ मिनिस्टर थे वो उमर अब्दुल्ला साहब बने जो अभी 2024 में बनने जा रहे हैं। और यहाँ पे भी कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की विनिंग मूवमेंट रही। और अभी 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 6 सीटें जीती है और एक बार फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं। ये मैटर नहीं करता कि कोई पार्टी कितनी सीट्स जीत रही है या कौन कितने सीट जीत रही है, मैटर ये करता है कि अलायंस की सरकार बन रही है। अब मैटर ये नहीं करेगा कि एनडीए अलायंस जो इस समय बीजेपी की गवर्नमेंट है सेंट्रल लेवल पे एनडीए अलायंस है, वहां पे ये मैटर नहीं करता कि चिराग पासवान साहब की 5 सीटें हैं। वहां पे मैटर ये करता है कि वो उस अलायंस का हिस्सा है जो इस समय भारत देश को चला रही है। तो यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि कांग्रेस ने 6 सीटें जीती हैं या 2 सीटें जीती है। मैटर ये करता है कि वो उस कोलिजन गवर्नमेंट का हिस्सा है जो अब जम्मू कश्मीर में रूल करेगी। भले ही पावर जो है वो एलजी के पास रहेगी, भले ही इनडायरेक्टली रूल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, लेकिन जो गवर्नमेंट बनेगी जम्मू कश्मीर में वहां पे कांग्रेस का रोल काफी हद तक बढ़ेगा। तो ये थी कांग्रेस की विनिंग मूवमेंट्स जम्मू कश्मीर में। अब बात करते हैं कि परफॉर्मेंस की डिक्लाइन में। चैप्टर 3 द डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस पार्टी परफॉर्मेंस इन जम्मू कश्मीर। दोस्तों इसकी सबसे पहले शुरुआत करते हैं 2014 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। जब 2014 में लोकसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी को जम्मू कश्मीर की 6 सीटों में से एक सीट भी नहीं मिली। जैसे अभी 2024 में चुनाव हुए तो 5 सीटें थी ना, लेकिन जब 14 में चुनाव हुए, 19 में चुनाव हुए, वहां पे एक सीट लद्दाख की भी आती थी। तो 6 सीट्स थी जिसमें से 3 में बीजेपी को जीत मिली और 3 में नेशनल कॉन्फ्रेंस को। 14 में यही सिलसिला चला। 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी 3 सीटें बीजेपी को मिली और 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को। और अगर हम 2024 का पार्लियामेंट्री चुनाव उठाएं, 2024 का लोकसभा का चुनाव उठाएं, तो कांग्रेस पार्टी को फिर एक सीट नहीं मिली। 2 सीटें मिली बीजेपी को, 2 सीटें मिली नेशनल कॉन्फ्रेंस को और एक इंडिपेंडेंट इंजीनियर राशिद साहब जेल में बैठे बैठे चुनाव जीत गए। यहाँ पे उनके लिए तालियां होनी चाहिए। भला अगर हम बात करें 2024 की विधानसभा चुनाव में और किस तरह से उनकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन हुई है, पहले नंबर पे तो ये चीज आती है कि उन्होंने अलायंस बनाई नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इलेक्शन से पहले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन परमिशन देता है। लेकिन एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, एक नेशनल लेवल की पार्टी जो इंडिया में काफी देर तक रूल करती आई, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 32 कैंडिडेट्स ही जम्मू कश्मीर के चुनावी मैदान में उतारे, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 53 कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में उतारे थे। तो यहाँ पे एक डिक्लाइन परफॉर्मेंस ये हुई कि एक रीजनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी ने एक नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में उतारे।
जो कार्यकर्ता 2014 से मेहनत कर रहे थे कांग्रेस के लिए कि हमें मैंडेट मिलेगा, हमें टिकट मिलेगी, तो वो टिकट कहां से मिलती, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 32 कैंडिडेट्स ही चुनावी मैदान में उतारे। और जब रिजल्ट आया तो वो शॉकिंग था, क्योंकि उन 32 में से सिर्फ और सिर्फ 6 को जीत मिली। और रिजल्ट इसलिए भी शॉकिंग बन गया क्योंकि कांग्रेस के सीनियर लीडर्स को हार का सामना करना पड़ा, जिसमें रमन बल्ला साहब, चौधरी लाल सिंह जी, ताराचंद जी, वकार रसूल वानी जी, ये कांग्रेस के सीनियर लीडर्स थे। और लाल सिंह जी तो मिनिस्टर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं, जम्मू कश्मीर में मंत्री भी रहे हैं, रमन बल्ला जी मंत्री रहे हैं, ताराचंद जी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, वकार रसूल वानी जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं। तो ये सभी बड़े लीडर्स की जो हार मिली ना, उससे कांग्रेस को एक काफी तगड़ा झटका लगा है, जिससे हम ये चीज कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस जम्मू कश्मीर में डिक्लाइन होती जा रही है। क्योंकि पिछले 3 पार्लियामेंट्री इलेक्शन में एक भी सीट ना जीत पाना, 14 में नहीं मिली, 19 में नहीं मिली, 24 में नहीं मिली, और अभी सिर्फ और सिर्फ पहले तो 32 कैंडिडेट्स उतारना, जिसमें से सिर्फ 6 को जीत मिली। और 4 मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर्स कांग्रेस पार्टी के जम्मू कश्मीर में, लाल सिंह जी, रमन बल्ला जी, ताराचंद जी और वकार रसूल वानी साहब को हार का सामना करना पड़ा। तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए विचार विमर्श का समय है कि किस तरह से वो जम्मू एंड कश्मीर में अपना होल्ड मेंटेन करके रखती है। लेकिन अभी सरकार बनने जा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस की, जिसमें कांग्रेस पार्टी को भी शायद 1-2 मिनिस्ट्रीज मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो हम उस पर भी वीडियो जो है वो बनाएंगे। बहरहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो लाइक जरूर करना। अगर आपको लगता है कि कोई चीज हमने मिस की है तो कमेंट बॉक्स में उस चीज के बारे में जरूर बताना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय।